तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 और रूल्स 2003 उसकी सारी क्लासेस ले ली है। उम्मीद है आप सब लोगों ने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नोट्स के लिए जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उसके अंदर मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, और आज के बाद में मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा उसमें भी वो लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो है हमारी एक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो गई है दोनों की। अब हम जो है बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म्स है जो आपके बाकी सिलेबस में दिया हुआ है उसकी आज एक क्लास करेंगे। एक जो है उसकी क्लास हम कल करेंगे। फिर हमारे पास में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई और नाबार्ड, ये तीनों एक्ट बचेंगे। तो ये एक्ट हमें बहुत ही डीप जाकर के नहीं पढ़ना है, इसमें कौन सी धाराएं हैं वो हमारे उस काम का नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत की है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ मुश्किल से 5-7 धाराएं होंगी जो आपको याद रखनी है, तो आपका ये सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी स्लाइड है वो है बैंकिंग के मूल सिद्धांत। तो देखिए, बैंकिंग के मूल सिद्धांत मतलब एक मिनट। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि बैंक होता है क्या है। क्या होता है बैंक? बैंक एक कंपनी है। ये जो बैंक है आपके पास में, ये बैंक एक कंपनी है। इसका काम क्या होता है? बैंक का काम होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेना फर्स्ट, और डिपॉजिट लेकर के बैंक क्या करती है? दूसरे लोगों को लोन देती है। बैंक डिपॉजिट लेती है और लोन देती है। अब बैंक का जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो कहां पर होता है कि हमारे से जो डिपॉजिट्स लिए जाते हैं और जो लोन दिए जाते हैं, या फिर जहां पर वो बैंक जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसकी इंटरेस्ट रेट में या उसके प्रॉफिट में एक जो है मार्जिन होता है, एक गैप होता है। जो लोन दे रही है, मान लीजिए उसकी जनरली 10 से 15% लगाती है, और जो हमारे को अकाउंट्स में देती है वो अप टू 7 या 8% होता है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन होता है, इससे बैंक का जो है बिजनेस चलता है। इससे क्या होता है? बैंक का बिजनेस चलता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई बैंक जो डिपॉजिट ले रही है और लोन दे रही है, इसके अलावा भी बाकी सारी चीजें होती है। हमारे से डिपॉजिट्स जो है कैसे लिए जाते हैं? हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, हम एफडी बनाते हैं। इन तरीकों से ये डिपॉजिट लेती है। और लोन कैसे देती है? पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, या फिर कहीं पर एज ए इन्वेस्टमेंट भी किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है, और डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज देती है वो कम देती है। इससे इसका काम चल रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर पहले के जमाने में क्या होता था? आजादी से पहले में जो साहूकार लोग थे, वो लोग बाकी सब लोगों को क्या करते थे कि यहाँ पर पैसे जो है अपने पास रखते थे। बैंकिंग के सिस्टम से जब इतने जुड़े हुए लोग नहीं थे, तो वो लोग अपने पास में पैसा रखते थे, और जैसे जब जिसको जरूरत पड़े उसे दे देते थे। और उसके ऊपर जो अपने पास पैसा रखा हुआ है साहूकार लोगों ने, वो दूसरे लोगों को लोन दे करके उससे जो है अपनी कमाई करते थे। पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पता चले साहूकार के पास में बहुत पैसा हो गया, और उसने लगा कि ये जो इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज के अंदर जो मैं मुनाफा खा रहा हूं, ये बहुत कम है, और वो लेकर के पूरा का पूरा फरार हो गया पैसा। तो इनको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे बैंक्स जो है वो बैंक्स का सिस्टम लाया गया। अब अगर बैंक का सिस्टम है, डिपॉजिट भी है, लोन भी दे रहे हैं, तो इनमें भी ये खतरे हैं। सबसे पहला खतरा क्या होता है कि बैंक हद से ज्यादा लोन दे दे। जैसे बैंक में मान लीजिए 10,000 कस्टमर है, उन्होंने अपना पैसा जमा करवा रखा है। अब जो पैसा जमा करवा रखा है उसमें से एक बड़ा भाग ये लोन दे देती है। अगर ये 10,000 लोग एक साथ पैसा मांगने आ गए तो क्या होगा? ऐसे केस के अंदर बैंक जो है वो क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे केसेस को ओवरकम कैसे करते हैं कि यहां पर जो मांग जो है, यानी एक टाइम पे 10,000 लोग तो नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ लोग पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। अगर कभी ज्यादा कोई अमाउंट लेने के लिए आ गया, तो ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ प्रावधान जो है हमारे आरबीआई ने किए हैं। आरबीआई ने यहाँ पर इनके ऊपर क्या लिमिट लगाई हुई है? जैसे हमारे पास में हो गया सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सब लिमिट्स लगाई हुई है, ताकि बैंक के पास कोई भी कस्टमर आकर के पैसा मांगे और बैंक की ऐसी हालत ना हो जाए कि बैंक जो है वो उसको ये बोलना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं होंगे, लोगों का विश्वास टूटेगा, मार्केट में बात फैलेगी, और बैंक में फिर एक क्राउड आएगी जो एक साथ पैसा निकालने के लिए आएगी, और उससे बैंक क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास में क्या तरीका है? ये जो नॉर्म्स है ये लगाए जाते हैं कि आपको इतना पैसा अपने पास कैश में रखना है, इतना आरबीआई के पास रखना है, और ये जो नॉर्म्स में जो पैसा है वो चला जाए, वहां पे रिजर्व में चला जाए, उसके बाद जो बचे उसमें से आप कैश दे सकते हैं। मान लीजिए बैंक के पास इतना सारा पैसा आया,
तो इस पैसे में से यहाँ पर उन्होंने SLR बना रखा है, यहाँ पर CRR बना रखा है, ये जो है बना रखे हैं कि ये पैसा इतना कम से कम बैंक के पास में होना चाहिए, ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बाकी पैसे को आप क्या कर सकते हैं, लोन पर दे सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज ये आती है कि लोन तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप लोन किसको देंगे। अब मान लीजिए किसी ने बैंक खोला, बहुत सारे डिपॉजिटर्स के पैसे लिए, वो SLR भी फॉलो कर रहा है, CRR भी फॉलो कर रहा है, और उसके बाद में उसका जो पैसा बचा उसका लोन जो दे रहा है वो अपने ही भाई भतीजों को दे रहा है, वो पैसा इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके लिए फिर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है हमारे पास में। क्या आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है। इसके बाद में RBI एक्ट भी है हमारे पास में, और जो सहकारी बैंक है उनके लिए नाबार्ड एक्ट भी है। तो ये तो एक मोटा मोटा इसका क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। पहली बात हमने समझ लिया कि बैंक जो है उसके मूल सिद्धांत क्या है। बैंक क्या करता है, ये एक वित्तीय सेवा है जो डिपोजिटर्स से जो है धनराशि लेती है और बोरोवर्स को ऋण के रूप में देती है। ये एक अर्थव्यवस्था का रक्त प्रवाह है, क्योंकि अगर पैसा आपके पास में रहेगा, आपके पास कैश में रखा होगा, तो वो पैसा कहीं यूज नहीं हो रहा है। तो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग जो है वो इकोनॉमी में एक बहुत मेजर पार्ट रोल करती है। आपका पैसा बैंक में है, आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, आप भी खुश। वो जो पैसा है वो कहीं किसी को लोन पे दिया जा रहा है, उसका भी काम हो जा रहा है, वो भी खुश। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहीं पे कंपनीज चल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इसको जो है रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है। ये हमारे डिपॉजिट कैसे कैसे लेती है, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, या फिर आवर्ती जमा। आवर्ती जमा क्या होता है, कई बार ऐसी स्कीम आती है ना, कई आप हर साल 500 रुपया जमा करवाओ और 10 साल बाद में आपको इतना मिलेगा, तो उनको हम आवर्ती जमा बोलते हैं। लोन ये किस टाइप के देती है, पर्सनल लोन, होम लोन, एग्रीकल्चरल लोन और बिजनेस लोन, ये इस टाइप के लोन्स देती है। बिजनेस लोन जो है MSMEs के लिए भी मिलता है और कॉर्पोरेट्स के लिए भी मिलता है। MSMEs वो हो गए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, और कॉर्पोरेट्स जो बड़े घराने, उनको भी बैंक लोन देती है। अब यहाँ पर जो है पेमेंट किस तरह से करते हैं हम, बैंक में चेक से, ड्राफ्ट से, या नेफ्ट या RTGS या IMPS से करते हैं। ये जो चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बैंकिंग का मोटा मोटा जो है मेन कैसे फंक्शन करती है। अब बैंक जो है उसमें जमा राशि का एक हिस्सा CRR और SLR के बाद ऋण के रूप में देकर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाते हैं। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो पैसा रखा हुआ था उसका कोई काम नहीं हो रहा था, वो यहाँ पर कैश के फॉर्म में रखा हुआ था, आपने उसको ले जा करके बैंक में जमा करवाया। बैंक में जमा करवा दिया तो आपको क्या फायदा हो गया, बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक आपको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। और वहां पर एक कोई बिजनेसमैन जिसको पैसे की जरूरत थी, उसका काम नहीं चल पा रहा था, उसको तो लोन दे दिया, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे दिया, तो यहाँ इसका भी काम हो गया, आपको भी इंटरेस्ट मिल रहा है। और क्योंकि इसका काम हुआ तो ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा, कुछ ना कुछ चीज बनाएगा, तो अर्थव्यवस्था में भागीदारी हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। दैट्स व्हाई बैंकिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स CRR एंड SLR। हमने पढ़ तो लिया मोटा मोटे CRR और SLR क्या होता है, अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर RBI जो है वो बैंकों के ऊपर जो है, चलिए ये एक सहकारी बैंकिंग का है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसके ऊपर मूव होते हैं। सहकारी बैंक क्या होती है, देखिए जनरल हमारी बैंक है वो नॉर्मल बैंक्स जो होती है, बिजनेस बैंक्स जो होती है वो, और सहकारी बैंकिंग में क्या फर्क है, आप SBI में जाकर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक या भारत का नागरिक नहीं हो लेकिन वो उसके अंदर खाता खुलाने की योग्यता को प्राप्त कर रहा है तो वो जाकर के अकाउंट खुलवा सकता है। बट कॉर्पोरेट बैंक का अलग उद्देश्य है, जो नॉर्मली जो कोऑपरेटिव बैंक्स का अलग उद्देश्य है। जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं उनसे वो डिपॉजिट लेते हैं और उनको बाकी जहां पर भी कॉर्पोरेट्स को या पर्सनल लोगों को लोन देते हैं। लेकिन ये जो बैंक है इसका उद्देश्य सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। नॉर्मल बैंक का उद्देश्य होता है बैंक कार्य का व्यवसाय करना, बिजनेस करना। SBI बिजनेस करने के लिए बैठा है, PNB बिजनेस करने के लिए बैठा है। उसका उद्देश्य वो है नहीं कि आपका जो है फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो, वो उसका उद्देश्य नहीं है, वो वहां पे बिजनेस के लिए बैठे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सदस्य के आर्थिक हितों की रक्षा करता है और ये जो है आर्थिक उन्नति है उसको भी प्रमोट करता है। किसके लिए, जो गरीब तबका है, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उन सब जो पिछड़ा एक तरीके से पिछड़े जो लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था में किसी तरह से पिछड़ चुके हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स आए गए। और इससे क्या होता है, ये सस्ते ऋण उपलब्ध करवाती है, इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, तो कोई भी आम आदमी पैसा ला करके, जो इसका मेंबर है वो ला करके अपना काम धंधा शुरू कर सकता है, कम इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल जाएगा, उसको
फायदा मिलेगा, और लोन जो है उसके अमाउंट भी यहाँ पे बड़े कम होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, रूरल होते हैं, और ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक होते हैं, जिला सहकारी बैंक होते हैं। ये सब एक्ट में पढ़ चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सदस्यता हमें पता है कि सिर्फ सदस्य ही खाता खोल सकता है, ऋण जो है ऋण ले सकता है। इसका जो मोटिव है वो लाभ नहीं सेवा होता है, आर्थिक उत्थान होता है। और नाबार्ड जो है इसका समर्थन मिला हुआ है। नाबार्ड क्या है यहाँ पर? नाबार्ड यहाँ पर सहकारी बैंकों को जो है रिफाइनेंस करने, देखिए ये मॉडल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। कैसे तरीके से काम करता है? अब देखिए, सरकार के पास में 1,000 करोड़ रुपए है। कितने हैं? 1,000 करोड़ रुपए। अब 1,000 करोड़ रुपए से अगर सरकार खुद अगर अपना लोन बांटने बैठेगी तो वो कितने ही लोगों को लोन दे पाएगी? हाँ, कितने लोगों को दे पाएगी? मान लीजिए उसने 5,000 को या 10,000 लोगों को लोन दे दिया। जनरली हम मानते हैं 10,000 लोगों को लोन दे दिया। इंस्टेड वो क्या करती है? यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रमोट करती है, कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें से यहां पर लोगों ने लोन लिया, मान लीजिए यहां पर बैंक के इंटरेस्ट की रेट मान लिया हम 10% रखते हैं, 10% रखते हैं, तो इसका बजट कितना है? 1,000 करोड़ रुपीस। तो ये कितने लोगों का ऋण माफ करवा सकती है? मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए तक का अगर आप लोन दे रहे हैं तो भी ये इस पैसे से उसको माफ करवा सकती है। तो ये एक पावर की तरह काम में आता है कि बैंक्स जो है वो गरीब तबके को लोन दे रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसका इंटरेस्ट जो है वो कई बार सरकार दे करके, सरकार चुका करके माफ कर देती है। तो इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो है वो बहुत बढ़िया बना रहता है। एक तो आप सीधा किसी को 500 रुपए दे, और एक आप किसी का 500 रुपए का ब्याज भर दे। अगर सीधा 500 रुपए देंगे तो उसके पास सिर्फ 500 रुपया जाएगा, लेकिन 500 रुपए का अगर आप ब्याज भर देंगे तो वो बैंक से 5,000 रुपए उठा के अपना धंधा शुरू कर सकता है। तो उसको भी फायदा हो गया और आपके 500 रुपए भी सही जगह लग गए। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स SLR। व्हाट इज SLR? SLR जो है वो है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, और ये एक क्वांटिटिव मेजर है। क्वांटिटिव मेजर किस चीज का है? आरबीआई जब मुद्रा या फिर महंगाई या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है तो उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रा को कंट्रोल करके महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। SLR क्या है? SLR ये है कि बैंक को अपनी कुल जमा राशि, जितने लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट दे रखे हैं, उनका एक निश्चित हिस्सा जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर रखना होता है। मान लीजिए बैंक ने यहां पर कितने रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं लोगों के? 100 रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं। 100 रुपए कैसे कर रखे हैं? किसी ने 2 रुपए करंट अकाउंट में डाल रखे हैं, किसी ने 1 रुपया सेविंग अकाउंट में डाल रखा है, किसी ने FD खोल रखी है, किसी ने सावधि जमा योजना ले रखी है। तो टोटल बैंक के पास 100 रुपए है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? जो बैंकिंग विनियम अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 24, ये आपको याद रखना है, धारा 24 के अंदर ये बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि ये कुछ पैसा कितना? फिलहाल के लिए अभी जो रेट चल रही है वो 18% है, ये अभी तक 18% ही है। तो 18% का मतलब आपको 18 रुपए कितने रखने पड़ेंगे? कम से कम 18 रुपए। कहां रखने पड़ेंगे? सरकारी प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, सोना या नकदी के रूप में रखना होगा, या तो आपको अपने बैंक की ब्रांच के अंदर इसको कैश में रखना होगा। कैश रखेंगे तो कैश का मतलब नोट ही हो गया, तो वो भी एक तरह का सरकारी बॉन्ड ही है नोट जो होता है। तो या तो गवर्नमेंट बॉन्ड नोट्स हो गया, या फिर सोने खरीद के आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड अगर कोई किसी सरकारी कंपनी के बॉन्ड आ रहे हैं या सरकार बॉन्ड जारी कर रहे हैं वो खरीद के रख सकते हैं, कोई नहीं है। कितना रखना पड़ेगा? 18%, यानी 18 रुपए 100 में से आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। ये जरूरी क्यों है? SLR क्यों जरूरी है? क्यों इतने माथापच्ची कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, बैंकों में कम से कम 18 रुपए तो बैंकों के पास होने चाहिए। मान लीजिए कोई डिमांड ज्यादा आ गई, ज्यादा लोगों ने विड्रॉ करवाना शुरू कर दिया और जमा कम आ रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर ये 18 रुपए भी उनके पास नहीं रहेंगे तो फिर लोग जाकर के बोलेंगे, जैसे आप बैंक के पास जाते हैं, कोई भी ABC बैंक के पास में आपका पैसा जमा है और आप वहां पर जाकर के बोलते हैं मुझे इतने करोड़ रुपए जो है निकालने हैं, और आपको बैंक बोलता है मेरे पास में पैसे नहीं है, खत्म हो गए। तो आप जाकर के उन कस्टमर्स को बोलोगे इस बैंक पे तो पैसे नहीं है। इससे क्या होगा? जो अव्यवस्था है वो फैलेगी और बैंक को बंद होने की नौबत आ सकती है। बैंक का बंद हो जाना मतलब इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्रैश आ जाना होता है। इसलिए क्या हो गया? ये 18 रुपए SLR के रूप में आपको रखने होंगे। ऐसे जो है
सरकारी प्रतिभूतियों या फिर ऐसे लिक्विडिटी, ये है ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी आपको लिक्विड सोर्सेज में रखने पड़ेंगे। लिक्विड सोर्सेज क्या होते हैं? वो सारे सोर्सेज जिसको से मैं तुरंत पैसा ले सकता हूं। कैश है, जरूरत नहीं है, लिक्विड है ये तो, वो तो खुद ही चलता है, नोट तो वो लिक्विड है। सोना है, सोने को हम तुरंत बेच करके पैसा ले सकते हैं। बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम बेच करके गवर्नमेंट से जो है उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। तो ये जो लिक्विडेटरी रेशियो है वो यहाँ पर कहां पर है इसकी डेफिनेशन? 1949 की धारा 24 के अंदर। तरल संपत्ति कौन सी हो सकती है? नकदी, सोना या सरकारी प्रतिभूतियां, बोल्स, ये हमने देख लिया। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? ये 18 रुपए जो है, सॉरी ये 1800 रुपए में से नहीं होते हैं। 100 जैसे मान लीजिए उसके पास में टोटल डिपॉजिट है, 100 रुपए क्या है? टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट। तो यहां पे एक्चुअली जो एएसएलआर को काउंट किया जाता है वो एनडीटीएल पे काउंट किया जाता है। तो यहां पर टोटल डिपॉजिट पे नहीं होता, ये थोड़ा सा मामला मिस्टेक हो गया। एनडीटीएल क्या होता है? शुद्ध मांग एवं समय देनदारियां, यानी जो एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब जो ये 100 रुपए है उसमें से आपकी जो है एट ए टाइम लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज मतलब एट ए टाइम आप में कितने मांगने वाले आ सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको? कि यहां पर ऐसी जमाएं जिन्हें ग्राहक किसी भी समय निकाल सकते हैं, जो पैसा चालू खाते और बचत खाते में पड़ा हुआ है। दूसरी, वो आपने कोई एफडी करवा रखी है और उसका टाइम आ रखा है, मैच्योर हो गई है वो, तो ऐसी केस के अंदर वो सारा धन, मान लीजिए टोटल डिपॉजिट हमारे पास में 1000 रुपए है। अब यहां पर हमारे बचत खाते और इसके अंदर कितने रखे हुए हैं? 50 रुपए। 50 रुपयों की ऐसी एफडी है यहां पर जो ग्राहक किसी भी टाइम निकाल सकता है, भरोसा मतलब 50 रुपए हमारे सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में रखे हुए हैं। 50 रुपए की एफडी है जो मैच्योर हो रही है इस महीने। तो इस टाइम पे बैंक की टोटल लाइबिलिटी कितनी है? बैंक से आकर के कोई कितना पैसा मांग सकता है? 100 रुपए मांग सकता है। तो ऐसे 100 रुपए यहां पर मांग सकता है, तो उसका 18% जो है वो आपको एज ए एसएलआर रखना होगा। आपके पास जितने डिपॉजिट है उस पे नहीं है, ये एनडीटीएल पे है कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कितनी है, यानी उस समय पे कितनी। एनडीटीएल हमें पता है क्या होता है? पहली तो डिमांड लाइबिलिटीज, जो पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट और बचत चालू खाते में और बचत खाते में पड़े हुए हैं, उनको जब कस्टमर का मन हो, जब ग्राहक का मन हो आके निकाल सकता है। टाइम लाइबिलिटीज वो एफडीज जो आज के दिन या इस महीने जो पूरी हो रही है उनकी अवधि तो है, तो वो आकर के भी कस्टमर निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एनडीटीएल बन जाती है। और एनडीटीएल और ये जो इंटरबैंक डिपॉजिट्स हैं जिनको भी कभी वापस निकाला जा सकता है, तो इनका 18% यहाँ पर होगा। अब एसएलआर की जो फॉर्मूला है वो आपके पास में लिक्विड एसेट्स कितने हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपकी टोटल एनडीटीएल कितनी है, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एसएलआर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो क्या होती है? 2017 से पहले इसको जो है 20.75% मिनिमम और 40% मैक्सिमम ये केपिंग थी कि आरबीआई एसएलआर को इसी के दायरे में कम ज्यादा कर सकती है जैसी इकोनॉमी की कंडीशन रहे। लेकिन 2017 का जो अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर ये रेंज जो है वो 0 से 40% कर दी, यानी सिंपल सी बात है, ये जो लोअर लिमिट है इसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब आरबीआई जैसा भी चाहे, जैसा उनको इकोनॉमी की व्यवस्था कंडीशन लगे, उस हिसाब से 0 और 40% के बीच में ये एक अपना सर्कुलर निकाल करके जो है दे सकती है कि आपको ये एसएलआर फॉलो करना है। एसएलआर का उद्देश्य क्या है? एसएलआर से बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना, बैंकों के पास पैसा रहता है, कोई आए तो वो निकाल सकते हैं। दूसरा जो है मुद्रास्फीति का नियंत्रण और अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को संतुलित रखना। अच्छा, ये अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण कैसे रहेगा? तो ये आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था में नियंत्रण ऐसे रहेगा, एसएलआर अगर ज्यादा होगा, मान लीजिए एसएलआर है वो ज्यादा हो गया, एसएलआर हाई हो रहा है, तो एसएलआर हाई हो रहा है तो इसका पैसा किसके पास में जा रहा है? इसका पैसा आरबीआई में, गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, सोने में इन्वेस्ट हो रहा है, कैश में इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में मार्केट के अंदर जो आम पब्लिक जो बाजार है उसके अंदर पैसे की क्या होगी? कमी होगी। अगर पैसे की आपूर्ति ज्यादा है तो एसएलआर को बढ़ा के पैसे को आपूर्ति को कम किया जा सकता है, और मार्केट में पैसा कम है तो एसएलआर को कम कर दो। एसएलआर को कम कर दोगे तो बैंकों के ऊपर एसएलआर का जो बर्डन है 18% का वो कम हो जाएगा, तो वो लोगों को ज्यादा लोन देगी। ज्यादा लोन देगी तो मार्केट में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अगर पैसे छोड़ने हो, नकदी का प्रवाह, मार्केट में पैसा डालना हो, तो एसएलआर को क्या करो? कम कर दो।
और अगर पैसा जो है ज़्यादा मार्केट में चला गया, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे कैसे पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी, एसएलआर बढ़ा दो तो महंगाई जो है काबू में आती है, क्योंकि जो लोन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। जब आपको बहुत बड़ा पार्ट एसएलआर के रूप में आपको रखना पड़ेगा तो आप लोन देने की आपकी क्षमता कम होगी, आपके पास लोन देने को पैसा कम रह जाएगा। लोन आप कम दोगे तो उससे क्या होगा, लोन महंगे होंगे, लोन महंगे होंगे तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, फिर जो अगर लोन महंगे हो जाते हैं, मान लीजिए एसएलआर जो है वो ज्यादा हो गया, तो पैसे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर पैसे की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मार्केट में, और इस तरह से हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सरकार को ऋण देने में मदद करना, क्योंकि एसएलआर जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में जाता है, तो जो सरकार में पैसा आता है सरकार उससे लोगों को ऋण दे सकती है। अब एसएलआर किसी बैंक ने बोला नहीं भाई साहब मैं तो नहीं मानूं, मैं तो एसएलआर जो है उसको नहीं रखूं, तो एसएलआर नहीं रखेगी तो बैंक क्या कर सकती है, जो रेपो दर है, रेपो दर वो होती है जिसके ऊपर बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। एक तो हम बैंक से जाके लोन लेते हैं, दूसरा क्या है, बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई से जो लोन लेता है उससे ज्यादा 3% ज्यादा वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। कितना परसेंट, 3%। ये एनुअल है, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो डेली बेसिस पे ही होगी, लेकिन ये 3%। मान लीजिए रेपो दर 4% चल रही है, तो पहले दिन अगर उसने गड़बड़ी करी तो उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जितना कम पड़ा है उसके ऊपर कितना लगाया जाएगा, 7% लगाया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन अगर लगातार उसने फिर गलती कर दी तो इसमें 5% बढ़ा सकता है वो, यानी 4% अगर रेपो रेट है तो वो 9% का इंटरेस्ट आरबीआई जो है यहाँ पर लगा देगा। ये आपको ध्यान रखना है। एसएलआर की काउंट, जो एसएलआर कब सबमिट करना होता है, डेली। जैसे ही आपका डेली जो बोलते हैं सेशन क्लोज होता है बैंकिंग का, आपको एसएलआर मेंटेन करना होता है। एक दिन चूक गए, रेपो रेट से 3% ज्यादा ब्याज लगेगा, 2 दिन चूक गए तो 5% ज्यादा तक ब्याज लगेगा, और लगातार अगर आप डिफॉल्टर हो तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लाइसेंस कैंसिल हो सकता है कि आप एसएलआर मेंटेन नहीं रख रहे, आप जो है इकोनॉमी को क्रैश कर सकते हैं। ऐसे केस में आप बैंक जो है बंद भी करवाया जा सकता है। इसके बाद में आता है सीआरआर, ये है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अब हमने क्या कर दिया, जो आरबीआई, जो बैंक के पास में कुछ धन था, उस बैंक को हमने बोल दिया कि कुछ धन तो तुम अपने पास में कैसे रखो, कैश के रूप में रखो, गोल्ड खरीद लो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, ताकि तुम्हारे पास जब भी पैसे की कमी आए फटाफट इनको कैश करवा सको और ग्राहकों को पैसे दे सको। इसको तो हमने बोल दिया एसएलआर। दूसरा ये चीज बोल रहा है कि ये जो है उससे भी एक लिक्विड माध्यम चाहिए, ये जो है इसके अलावा भी एक सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोन्स जो है बहुत ज्यादा बांटते हो, तो आरबीआई बोलता है कि मेरे पास में भी कुछ पैसा रखो, मेरे पास में भी कुछ पैसा रखो, ताकि इन केस अगर अर्जेंट जरूरत पड़े तो यहां से लिया जा सके। उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो दो जगह बैंकों को रखना होता है, पहला एसएलआर में, दूसरा आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई के पास में नकदी के रूप में रखा जाता है, दैनिक आधार पर इसे मेंटेन किया जाता है, इस पर आरबीआई जो है ब्याज नहीं देता है। बैंक्स जो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एक फंड है, उस फंड के अंदर जो पैसा आरबीआई में रखती है तो आरबीआई ब्याज नहीं देता है। वो एक तरह की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किसकी है, बैंक के कस्टमर्स की है, कि बैंक जो है उसका कुछ पैसा हमने रख रखा है, कुछ पैसा हमने जो है एसएलआर में रखवा रखा है, और बाकी पैसा ही लोन दे रहा है। तो ऐसा नहीं है आपके 100 में से 100% पैसे बैंक डुबा सकता है, नहीं डुबा सकता। ये कहां पर किया गया है, ये आरबीआई का जो अधिनियम है 1934, उसकी धारा, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42 में जो है सीआरआर को डिफाइन किया गया। अभी रेट कितनी चल रही है, 4% चल रही है। 2007 में जो है आरबीआई एक्ट 1949 को संशोधित कर लोअर लिमिट को खत्म कर दिया गया है। पहले लोअर लिमिट कितनी थी, 3% थी, कि 3% से नीचे जो है वो सीआरआर नहीं हो सकता। लेकिन अब आरबीआई जो है वो सीआरआर की लिमिट को, लोअर लिमिट को उन्होंने खत्म कर दिया है। अब सेम चीज यही है, सीआरआर से भी वही चीज होती है। सीआरआर से क्या क्या चीजें होती है, अब बैंक वाला जो पैसा है ये किसके पास में जाएगा, आरबीआई के पास में जाएगा। ये भी एक तरह का क्वांटिटेटिव मेजर है महंगाई को कंट्रोल करने का। बैंक अगर बोल देगा कि मेरे पास ज्यादा सीआरआर रखो, तो बैंकों के पास लोन देने को पैसा कम हो जाएगा। लोन देने को पैसा कम हो जाएगा तो लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, मार्केट में पैसा है उसकी आपूर्ति है वो क्या बोलते हैं, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारी जो महंगाई है वो नियंत्रण में आ जाएगी। और पता चले कि महंगाई जो है, रुपए का जो दाम है वो गिर रहा है, तो वो इससे ऑपोजिट भी कर सकते हैं, मार्केट में पैसा कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। सिंपल सीधी सी बात है।
गवर्नमेंट बोल देगी एसएलआर और सीआरआर के अंदर पैसा ज्यादा डालो तो मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो है सीआरआर ने रखने पे क्या पाबंदी लगा सकती है, इसमें 5% तक ब्याज वसूला जाता है। अगर पहले दिन से ही उन्होंने गड़बड़ी करी है तो 5% ज्यादा होगा रेपो दर से। और इसमें जो है बैंक के कार्यों पर रोक भी लगा सकती है, उनका जो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर बैन भी लगाया जा सकता है। ये क्यों जरूरी है, वही मुद्रास्फीति नियंत्रण है, लोग महंगाई बढ़ जाती है तो ऐसे केस में यहाँ पर जो है इससे सुधारा जा सकता है। और दूसरी क्या है, फाइनेंशियल जो है स्थिरता रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। आपातकालीन स्थिति में आरबीआई बैंकों को नकली जो नकदी है वो उपलब्ध करवा सकता है। सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास अच्छा खासा पैसा होता है, किसी बैंक को अचानक से जरूरत पड़ गई तो उसमें से जो है बैंक्स को पैसा दिया जा सकता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल हमारे पास में स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है CRAR। अब इसके अलावा उन्हें एक चीज और मेंटेन करनी होती है। अब ये तो आरबीआई ने क्या कर दिया, यहाँ पर आरबीआई ने बोल दिया कि भाई साहब इतना पैसा एसएलआर और सीआरआर में रख दो, ताकि कम से कम ये ना रहे कि तुमने 100 रुपये मार्केट से उठाया और 100 का ही लोन दे दिया और बाद में डिसबैलेंस हो जाए। ये तो उसके लिए था। अब दूसरी चीज क्या आती है, देखो और बैंक क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, या तो ज्यादा लोगों को लोन बांट दिया और पैसा ही नहीं रहा तो बैंक फेल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अब वो जो एसएलआर और सीआरआर रखने के बाद में जो लोन दे रहे हैं ना, वो लोन पता चला कि फर्जी लोन दे रहे हैं, वो लोगों को इधर से पैसा घुमा करके उधर दे रहे हैं, उधर से लोन चुकता नहीं हो रहा है तो फिर बाद में बोल देंगे कि ये जो बैंक जो है अब लोन ही चुकता नहीं हो रहा, लोन जो है लोन वापस नहीं लौटा रहे तो हमारी क्या गलती है। तो वो भी उसको जो है यहाँ पर रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए CRAR की जरूरत है। CRAR जनरली एक मेजर है कि आप जो लोन दे रहे हो लोगों को, क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे लोग जो है ऐसे लोगों को बांट दिए जहां से वापस आने की उम्मीद ही नहीं है। ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आम जनता का पैसा है जो विश्वास से आपके साथ में यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा है। तो लोन देने का ये मेजर कैसे हम देखते हैं। CRAR एक बैंक की वित्तीय मजबूती मापने का पैमाना है। ये बताता है कि बैंक के पास अपने जोखिम भरे निवेश के मुकाबले कितनी पूंजी है। जोखिम भरा निवेश क्या हो गया, कोई शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, वो भी एक तरह का जोखिम है, उसमें जोखिम में कैलकुलेशन होता है। दूसरा बेड लोन्स दे दिए, वो भी जोखिम है। तो ये जो है CRAR जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बैंक की पूंजी होती है उसमें जोखिम वाली संपत्तियों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। बैंक के पास टोटल जितनी पूंजी है उसमें जोखिम वाली संपत्तियां कितनी है उसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CRAR आ जाएगा। अब जोखिम वाली संपत्तियां कौन सी है वो हम इसी में आगे NPA में पढ़ेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है कि ये संपत्ति जोखिम वाली है या नहीं है। अब CRAR है उसका भी एक निश्चित परसेंटेज होता है जो आरबीआई अगेन बार बार जो है उसको बताती है कि आपको CRAR है जो इस परसेंट तक ही रखना है। कानूनी आधार कहां पर है, ये जो बैंकिंग एक्ट 1949 की धारा 11 और आरबीआई के बेसल थर्ड के निर्देश, जो बेसल के जो निर्देश हैं उसके आधार पर CRAR चलता है। अब बेसल समझौता क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं, ये है बेसल समझौता। नेक्स्ट हमारे पास में चलते हैं CRAR की। अब हम गणना कैसे करते हैं, अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे। उम्मीद है आपको SLR और जो CRR है वो समझ में आ गया होगा। अब आपको किसका करना है, CRAR। देखिए CRAR में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोग इसको CRAR लिख देते हैं और कोई लोग जो है CAR लिख देते हैं, कई कार लिख देते हैं। तो आपको CAR और CRR में कंफ्यूज नहीं होना है। CAR है वो किस लिए है कि बैंक के पास में कितनी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिनके अंदर जो जोखिम भरे हैं, जिनके अंदर रिस्क ज्यादा है, और वो जो है वो कैश रिजर्व रेशियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बैंक की जो है कैपिटल कितनी है, बैंक की पूंजी कैसे है। हमने अभी फॉर्मूला में यहाँ पर देखा ना कि बैंक की पूंजी से जोखिम वाली संपत्तियों का भाग दे करके 1000 से अब हम 100 से गुणा करेंगे तो CRAR आ जाएगा। पर बैंक की पूंजी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बैंक की जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। पहली है कोर कैपिटल और दूसरी है सप्लीमेंट्री कैपिटल। कोर कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर जो है वो, रिजर्व फंड, इक्विटी शेयर यानी जो बैंक के इक्विटी के शेयर हैं, रिजर्व फंड जो है, बरकरार आय, उदाहरण यानी बैंक का अपना पैसा और मुनाफा जो भी है वो किसके अंदर आता है, टीयर 1 पूंजी में। सेकेंडरी कौन सा आता है, जो दोबारा से पुनर्गठित रिजर्व है या सबऑर्डिनेट डेट्स जो है, अधीनस्थ ऋण है,
वो जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं, सप्लीमेंट्री कैपिटल में आते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो बैंक की कुल पूंजी आ जाएगी, और कुल पूंजी के अंदर हमें किसको डिवाइड करना है, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो क्या होती है, हर संपत्ति को जो है जोखिम के आधार पर वजन दिया जाता है, रिस्क वेटेड उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, सरकारी बॉन्ड है, सरकार के बॉन्ड अगर बैंक ने खरीद रखे हैं तो उसमें 0% जो है जोखिम है, बिल्कुल भी जोखिम नहीं है, सरकार वापस चुकाएगी उसको। तो उसने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद रखे हैं तो जोखिम कितनी है, 0 रुपए की जोखिम है। अब मान लीजिए होम लोन है, इसके अंदर 50% जोखिम है, होम लोन के अंदर कितनी जोखिम है, 50% है, तो इसका जोखिम भारित कितना हो गया, 50 करोड़। व्यक्तिगत लोन है उसके अंदर ज्यादा जोखिम है, किसी पर्सन ने लोन लिया बिना सिक्योरिटी के, उसको बैंक ने लोन दिया है और वो लोन पूरा का पूरा डूब सकता है, इसकी जोखिम कितनी होगी, 100 करोड़। ऐसे करके इन सारी जोखिम को ऐड कर लेते हैं, टोटल पूंजी है उसको ऐड कर लेते हैं, और टोटल पूंजी में जोखिम वाली जो संपत्तियां हैं उसका भाग देखिए 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास CRAR का आ सकता है। CRAR है, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है कि आर्थिक मंदी या ऋण डिफॉल्ट होने पर बैंक को बफर देता है। क्यों देता है कि आपके पास में बैंक के अंदर आपने क्या हुआ। अब देखिए ये क्या जरूरी है, इसको देखिए हम ऐसे समझते हैं कि ये जो जोखिम वाली पूंजी है ना, ये इतनी पूंजी है, ये पूंजी, इसके लिए बैंक एक फंड बनाता है। क्या बनाता है, एक फंड बनाता है। आप गए और आपने जाकर के बैंक को बोला कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, ठीक है, बैंक ने आपको लोन दे दिया। तो बैंक ऐसा नहीं है ये मान के बैठी है कि ये 1 लाख रुपए यहाँ पर इनके पास में वापस आ ही जाएंगे जो इनको दिए, बैंक को भी पता है नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक फंड बनाता है, फिर पूरे साल में बैंक का जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज इस फंड में डाल देता है। तो मान लीजिए बैंक ने 10 लोन दिए, 10 के अंदर से 8 लोगों ने वापस चुका दिए, 2 लोगों ने नहीं चुकाए, तो ये जो फंड बना है, जो बैंक ने अपने प्रॉफिट से गठन किया है, इस फंड से पैसा निकाल करके इसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अब मान लीजिए ये फंड नहीं होता तो ये डायरेक्ट पूरा का पूरा लॉस लग जाता। अभी ये लॉस नहीं लगाया, बैंक ने जो मुनाफा कमाया उसमें से इसकी क्षतिपूर्ति कर दी। दैट्स वाई CRAR जो है वो एक बफर देता है, क्योंकि ये फंड्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जमाकर्ताओं की सुरक्षा, तो अपने आप ही होती है क्योंकि पैसा तो जमाकर्ताओं का ही है। अगर ये ऐसा कोई भी मेजर ले रहा है जिससे नुकसान को बचा रहे हैं तो जमाकर्ताओं का हित ही हो रहा है। और अंतरराष्ट्रीय मानक जो है विदेशी निवेशकों का बैंक पर भरोसा बढ़ाता है। फंड्स ज्यादा हैं, जिसके पास में बहुत ज्यादा फंड हो, लॉस को सहन करने के, बेर करने के, इसका मतलब वो मजबूत है, मजबूत होगा तो इंटरनेशनल जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट, भारत के अंदर CRAR है वो बेसल 3 के नियमों के हिसाब से होता है, न्यूनतम 8% रखा जाता है और 2.5% जो है इसको कंजर्वेशनल बफर यहाँ पर दिया गया है। कंजर्वेशन बफर दिया गया है, ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, तो फिलहाल जो है 9.5-10% के लगभग में है। तो RBI का भी निर्देश क्या है कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, जो बिजनेस बैंक हैं, वो 9% यहाँ पर CRAR मेंटेन रखेंगे, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो 12% रखेंगे। अब जो पब्लिक बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंदर ये डिफरेंस क्यों डाला गया है, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है और इनका प्राइम जो मकसद है वो लोगों की सेवा करना है। SBI जो है उसका काम बिजनेस करना भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों की मतलब देश के लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से बना हुआ है, तो उनको ज्यादा सेफ्टी देना जरूरी है। उनके लिए 12% है, बाकी के लिए 9%। अब CRA कम हो गया तो क्या होगा, RBI जो है कार्रवाई करेगी, जुर्माना लगाएगी, नए लोन पर रोक लगा देगी। नए रोक पर लोन क्यों लगा देगी, क्योंकि आपका CAR कम हो गया। CAR कम हो गया इसका मतलब आपने खराब बिना वापस आने वाले लोन्स बहुत ज्यादा दे रखे हैं। अगर बहुत ज्यादा दे रखे हैं तो नए लोन पे इसके रोक लगाओ, नए लोन पे रोक लगाओ और पुराने वालों को वसूल करो। CRAR है उसको बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद ही आप दे सकते हो। या फिर प्रबंधन पर नियंत्रण, हो सकता है कि अगर किसी ने CRAR मेंटेन नहीं किया तो उसका मैनेजमेंट RBI अपने हाथ में ले ले, ऐसे बहुत बार हो चुका है। जमाकर्ताओं का भरोसा तो कम होगा ही अगर बैंक डूबेगा तो। नेक्स्ट है Tier 1 और Tier 2 पूंजी में क्या फर्क है। अब Tier 1 और Tier 2 में हमने देख लिया। Tier 1 पिछले स्लाइड में देखा था, वो होती है जो बैंक की खुद की पूंजी है, और Tier 2 होती है जो बाहरी स्रोतों से पैसे लिया गया है, बैंक ने कहीं से पैसा लिया है, वो भी तो उसी का है बैंक का, तो वो हम उसको कुल कैपिटल के अंदर ही ज्वाइन करेंगे। CRA बढ़ने से लोन महंगे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। CAR बनाने का, CAR का मतलब ये हो गया कि CRAR ये बढ़ गया। ये बढ़ने का मतलब है कि बैंक लोन कम दे रहा है। बैंक लोन कम दे रहा है तो मार्केट में लोन लेने वाले ज्यादा हैं, देने वाले कम है, देने वाले कम है और लेने वाले अगर ज्यादा हैं तो ऐसे केस में लोन महंगे होंगे। लोन महंगे होने का मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगी तो लोन्स महंगे हो जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में, अभी हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि जो रेपो रेट क्या है वो क्या होती है, रेपो दर क्या होती है। ये जो होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यानी बैंक्स जो हैं उनको भी पैसे की अगर रिक्वायरमेंट आ जाए, जरूरत आ जाए, तो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई को बोलते हैं आप हमें लोन दे दो। आरबीआई पूछती है क्यों लोन देना है, तो वो बताते हैं हमें इस स्कीम के तहत लोगों को लोन देना है, हमें इस स्कीम के तहत लोन देना है, हमारे पास पैसे की जरूरत है। तो जब ये चीजें पूरी हो जाती है, आरबीआई संतुष्ट हो जाता है, तो वो लोन देता है। अब लोन देता है तो हमारे से तो जैसे होम लोन लिया जाता है या फिर व्हीकल लोन लिया जाता है, 15% तक इंटरेस्ट जो है वसूला जाता है। लेकिन आरबीआई से बैंक्स जो लोन लेती है उसकी अभी रेट जो है वो 6.5% चल रही है। यानी इतना ब्याज बैंक को, आरबीआई को देना पड़ता है। आरबीआई जो उन्हें लोन दे रहा है, और इस लोन को आगे वो 15% पे बेच करके मुनाफा वसूल करती है। और ये जो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। नेक्स्ट हमारे पास में ये कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बहुत इजी है, इसको मेरे को नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है। बैंक का जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट और बचत खाते में जो जमा राशि होती है उसका कुल राशि से जो अनुपात होता है, मतलब बैंक के पास 100 रुपए हैं तो लोगों के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हैं। मान लीजिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर 50 रुपए हैं और टोटल मनी जो है वो कितनी है, बैंक के अंदर 100 रुपए हैं। तो यहाँ पर कासा क्या हो गया, कासा हमारे पास में हो गया 50/100। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, इसको क्यों निकालते हैं। अब यहां पर जो टोटल मनी जो है इंक्लूड्स एफडी, बॉन्ड। अब टोटल मनी ज्यादा किस लिए होगी, अगर आपको ये भी दिमाग में आया होगा भाई करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में तो पैसा होता है, तो फिर टोटल मनी और कौन सी होगी, लोग एफडी भी करवाते हैं, सावर्ती जो योजनाएं होती हैं उनके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारा का सारा टोटल मनी में आता है। करंट अकाउंट सेकंड, और ये सेविंग अकाउंट वाला इसके अंदर आता है, जिससे हम कासा कैलकुलेट करते हैं। अब कासा से फर्क क्या पड़ेगा, सीएएसए से ये फर्क पड़ेगा कि जितना ज्यादा सीएएसए होगा बैंक की लागत उतनी ही कम। कैसे, अब आप बैंक के पास गए, बैंक में आपने करंट अकाउंट खुलवाया तो आपको बैंक ब्याज नहीं दे रहा है, सेविंग अकाउंट खुलवाया 3% 4% दे रहा है, करंट अकाउंट पे कितना दे रहा है 0, सेविंग अकाउंट पे कितना दे रहा है 3%, और वही पैसों को आगे वो कहां पे कितने परसेंट में दे रहा है, 15% में लोन दे रहा है। लेकिन अगर आप चालाक निकले, आपने बोला मैं तो एफडी करवाऊंगा, तो एफडी में आपको बैंक को, एफडी के अंदर बैंक को आपको देना पड़ेगा 8%, तो बैंक का मार्जिन कितना रह जाएगा 7%, और यहाँ पर सेविंग अकाउंट के केस में रह रहा है 12%, और करंट अकाउंट में तो पूरा 15% ही रह रहा है। तो जितना सीएएसए कासा ज्यादा होगा बैंकों को उतना ही फायदा है, क्योंकि उन अकाउंट्स में बैंक को कम ब्याज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट केवाईसी। केवाईसी जो है अभी हर कोई इससे फेमिलियर है, जो भी ग्राहक की पहचान और पता सत्यापित करने की जो प्रक्रिया होती है वो केवाईसी है, और इसके दिशा निर्देश कहाँ दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जानिए अपने ग्राहक दिशा निर्देश 2016 में केवाईसी के इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। केवाईसी नहीं होने पर क्या होता है, खाता निलंबित या बंद कर सकते हैं, पैसा आना जाना रोक सकते हैं, या फिर जुर्माना जो है वो बैंक पर लगा सकता है 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का, अगर उसने अपने कंज्यूमर्स की केवाईसी नहीं कर रखी है। नेक्स्ट हमारे पास में बैंकिंग पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम। अब हमारे पास में बैंक आ गया, बैंक के अंदर हमने क्या करवा दिया, बैंक के अंदर एसएलआर भी हो गया, सीआरआर भी हो गया, सीआरएआर भी हो गया, रिपो रेट भी समझ लिया, सब कुछ हो गया। अब बैंक जो है आ गया धंधा करने पे। अब बैंक बिजनेस करना शुरू करेगा तो बैंक को पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, पैसा ट्रांसफर लोगों का होगा तभी तो बैंकिंग का फायदा है। और वो कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास में क्या क्या है, सबसे पहले एनईएफटी। एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ये बेचेज में प्रोसेस करता है। जब हम पैसा देते हैं, पैसा किसी को बेचते हैं तो बेचेज में होता है। बेचेज कितने होते हैं, एक दिन में 48 बेच होते हैं, हर 30 मिनट पर। सुबह 12:30 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक बेच चलते हैं। 24 आवर्स जो है ये यहाँ पर चलता है, लेकिन हर 30 मिनट में बेच जो है वो जाता है। यानी अगर आपने नेफ्ट में 10:15 के ऊपर पैसा जमा करवाया तो सामने वाले को 10:30 पे जब बेच प्रोसेस होगा उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसलिए एनईएफटी में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जो भी 15 मिनट 10:01 पे जमा करा रहा है तो भी उसे 10:30 पे ही मिलेगा, क्योंकि बेच पूरी देश का जो बेच जो है वो एक ही टाइम में प्रोसेस होता है, हर आधे घंटे में। ठीक है, अब यहां पर क्या है, न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहो पैसा बेच सकते हो। शुल्क वो है 2.5 से 25 रुपए, बैंक के ऊपर है, जितना भी लेना चाहे वो लेता है। ये जो है हर एनएफटी पे होता है।
और इसमें से क्या है, ज़्यादातर छोटे लेन देन करते हैं, जैसे कोई बिल भुगतान करना हो गया, छोटे मोटे लोन लोन जो बैंकिंग के टर्म में छोटे मोटे, हाँ अपनी टर्म में छोटे मोटे नहीं, तो बैंकिंग की टर्म में जो छोटे मोटे लेन देन है वो इससे होता है। और ये वीकेंड और छुट्टियों में भी काम करता है, बहुत ही बड़ी बात। मतलब एनईएफटी अगर आप कर रहे हो तो आप सैटरडे संडे को करो या फिर गांधी जयंती को करो, काम करेगा। उसके बाद में होता है आरटीजीएस, ये है मोस्ट इम्प्रूव्ड जो सेटलमेंट सिस्टम है, सबसे एडवांस सिस्टम है, ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी पैसा भेजा और अभी अगले वाले को मिल गया रियल टाइम पे, मतलब 11:30 को भेजा तो वो 31 में ही प्रोसेस कर देगा, 32 पे अगर वो चेक करेगा, 32-33 पे तो पैसा मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ये लेन देन वास्तविक समय में और एकल रूप से संसाधित होता है। आपने पैसे भेजे तो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा, उसने भेजे उसका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे बैच में हो रहा है, आधे घंटे में जितने ट्रांजैक्शन आए उनको यहाँ पर रोक करके रखो और फिर एक साथ छोड़ दो। लाइन वाला सिस्टम होता है ना, वीआईपी लाइन में क्या होता है, जैसे ही कोई दर्शन करने आता है उसको दर्शन करवा देते हैं, आम जनता जाती है उसको बेच में भेजा जाता है कि पहले ये लाइन दर्शन कर लेगी तो फिर यहाँ से खोलेंगे, फिर अगली लाइन को करवा देंगे। तो ये आम जनता का सिस्टम है, ये थोड़ा जो है पैसे वालों का सिस्टम है आरटीजीएस। इसका समय क्या हो गया, इसका हो गया सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक सिर्फ बैंक चलेंगे तभी आरटीजीएस होगा। इसमें कम से कम 2 लाख रुपए होगा तभी आप आरटीजीएस करवा सकते हैं। इससे ऊपर कितना भी हो लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए का लेन देन होना चाहिए। इससे कम है तो फिर आप नेफ्ट में जाओ, यूपीआई में जाओ। शुल्क इसका भी 25 से 50 रुपए होता है, बैंक पे डिपेंड करता है। इससे बड़े लेन देन होते हैं और तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। कभी के बार अगर 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने हैं, अर्जेंट है, तो आप नेफ्ट का वेट नहीं करेंगे ना, आप किसके थ्रू जाएंगे, आरटीजीएस के थ्रू जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास में क्या हो गया, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये जो है 24x7 तत्काल भुगतान, यानी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जो है आईएमपीएस पे पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे 1 से 5 लाख रुपए तक की इसकी लिमिट होती है, जितना चाहे। 5 से 151 रुपए, 151 या नहीं, ये 151 नहीं, दिस इज 15, 5 से 15 रुपए यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस लगा सकता है। इसमें आपातकालीन पैसा हो सकता है या मोबाइल से जो हम पैसा भेज सकते हैं वो आईएमपीएस के थ्रू जाता है। यूपीआई अभी हम सब लोग फेमिलियर हैं, नया सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जो आपकी यूपीआई आईडी होती है। इससे भी जो है जल्दी से तत्काल भुगतान हो जाता है। इससे 1 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति लेन देन तक किया जा सकता है। हालांकि ये लिमिट बैंक पे डिपेंड करती है, कई बैंक एक बार में 20,000 अलाउ करते हैं, कई 50,000 करते हैं, कई 1 लाख भी करते हैं। और फिलहाल ये जो है मुफ्त है, लेकिन मर्चेंट लेन देन कर रहे हैं, आप रिसीवर हैं तो आपको हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े। क्यूआर कोड और मोबाइल से हो जाता है। इसके बाद में चेक जो है, चेक किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये सब तो आ गया सिस्टम, फिर भी लोग चेक क्यों रखते हैं। सबसे बड़ी बात, चेक है वो बहुत आसान तरीका है। आप चेक बुक लेकर के जा सकते हैं, जिसको पैसा देना है उसके नाम का चेक लिख सकते हैं, कोई भी गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, ये जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल एविडेंस रहता है, चेक दिया है, ठीक है, जिससे बैंक को भुगतान का निर्देश दिया जाता है। 2 से 3 दिन में चेक क्लियर हो जाता है। अब नियम तो यही है, 2 से 3 दिन में होना चाहिए। सीमा इसके अंदर कोई है नहीं, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ट्रांसफर करो। और ये इसका शुल्क लगभग 0 ही होता है। ये ज्यादातर बिजनेसेस में यूज आता है। नेक्स्ट हमारे पास में आईएफएससी। आईएफएससी आपको पता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नॉर्मल सी बात है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हर बैंक की हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, जो यूपीआई, नेफ्ट या आरटीजीएस के लिए अनिवार्य होता है। यूपीआई के लिए तो नहीं होता है। यहाँ पर नेफ्ट और आरटीजीएस का जब आप करने जाते हो तो आपको जो है आईएफएससी कोड देना होता है, जिससे बैंक के सिस्टम को ये पता लगता है कि इस जो हमारा ये जो कंज्यूमर है, ये इस बैंक के अंदर इसका अकाउंट है, वहां पर पैसे भेजने हैं। इसके बाद में प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स क्या है, ये जो है आरबीआई के द्वारा निर्धारित लेखांकन के कुछ नियम है, जो बैंकों को वित्तीय विवरणों में जो कंजर्वेटिज्म जो है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। ये नॉर्म्स इसीलिए हैं कि आप पहली तो कंजर्वेटिज्म जो है उसको रखें, यानी आप खातों को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, सारे जो भी चीजें हैं उसका लेन देन प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखें, जो मूल सिद्धांत है उसके हिसाब से, और आपकी ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। सबसे पहले इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन क्या है, बैंक अपनी इनकम को कब बुक कर सकता है, ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये बैंकों के लिए नॉर्म्स है। आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि ये आपको नॉर्म्स रखने हैं, ये इस हिसाब से आप काम करोगे। इनकम जो है वो रिकॉग्नाइज कब की जाएगी,
ब्याज की आय तभी बुक की जाती है जब उसके प्राप्त होने की यथार्थ संभावना हो, संभावना भी नहीं यथार्थता हो तभी, संभावना भी नहीं चलेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है आपने बैंक का लोन चुकाया नहीं और बैंक जो है अपने प्रॉफिट में ऐड कर रहा है कि इनकी किस्त इतने आने वाली है और वो आ ही नहीं रही है कभी, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप बैंक को किस्त दे देते हैं, ब्याज चुक जाता है। अगर आपने लोन लिया है, कितने लोन लिया है, 10,000 का लोन लिया है और ब्याज के साथ आपको कितना चुकाना है, 12,000 रुपए, तो ये आपसे 12,000 रुपए पूरे वसूल हो जाएंगे, तभी ये अपनी खाता बही के अंदर 2,000 का प्रॉफिट दिखाएगी, पहले नहीं दिखाएगी। पता चला मूलधन आया ही नहीं, आपने 4 किस्तें भरी और फिर भरी नहीं और उसने 2,000 ब्याज का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया। इन्वेस्टर्स खुश हो रहे हैं कि भाई साहब बैंक को बड़ा मुनाफा हो रहा है, लेकिन हकीकत में आपने 3 किस्तें भरी 6,000 रुपए की, तो बुरा हो गया ना, बैंक को तो 4,000 का नुकसान हो गया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बुक कर रखा है, उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्याज तभी क्या बोलते हैं, इनकम तभी बुक की जाएगी जब ब्याज प्राप्त हो जाएगा। एनपीए पर ब्याज जो है, अगर 90 दिन से ज्यादा किसी का लोन बकाया है तो उससे ब्याज आने वाला है वो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बुक नहीं की जाएगी। यानी अगर एनपीए है तो आप ब्याज जो है वो अपनी प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते किसी भी एनपीए लोन के। ब्याज आए मतलब अगर एनपीए नहीं है तब आप कर सकते हो, एनपीए होने पे नहीं कर सकते। अब इसमें 2023 में एक अपडेट दिया है कि जो रिकंस्ट्रक्ट लोन्स हैं उनके लिए आय मान्यता के नियमों को सख्त किया है। आपको पता है 2021 में 20 में जो कोविड आया था उसकी वजह से बहुत सारे लोन्स जो है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, तो उसके अंदर कुछ जो नियम है उनको सख्त किया गया है। इसके बाद में एसेट्स का क्लासिफिकेशन, यानी एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, ये तो हमने बोल दिया कि भाई अब हमारे पास ब्याज का पैसा नहीं आएगा, एनपीए है तो हम उसको बुक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मूलधन ही नहीं चुका रहा है तो फिर ब्याज क्या बुक करूं, लेकिन ये चीजें मुझे पता कैसे लगेगी, तो उसके लिए है 90 दिन का नियम बनाया गया है। यानी यदि कोई ऋण लेने वाला, कोई ऐसा आदमी जिसने बैंक से लोन लिया है और 90 दिन तक किस्त या ब्याज नहीं चुका था, कुछ भी नहीं चुकाया 90 दिन तक, तो इसको क्या कर देंगे आप, एनपीए घोषित कर देंगे, उसको अपनी बैलेंस शीट में आप नहीं लिखेंगे प्रॉफिट में। यहीं पर जो हमारे खेती से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए एनपीए का मायना अलग हो जाता है। खेती से रिलेटेड किसी ने लोन ले रखा है तो 2 फसल की सीजन या अधिकतम 1 वर्ष, देखिए राजस्थान के अंदर तो फसल की 2 ही सीजन होती है, तो अगर किसी ने 1 साल तक नहीं चुकाया है तो उसको एनपीए मान लेंगे, 2 फसल की सीजन तक नहीं चुकाया है तो फिर एनपीए मानेंगे। यहाँ पर 90 दिन, आम आदमी 30 दिन नहीं चुका है एनपीए मान लो, खेती वाले के लिए थोड़ा इंतजार करो, फसल हो रही है ये सब, वो 1 साल तक नहीं चुका है तो एनपीए मान लो। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कोई लोन जो है वो 90 दिन से तक नहीं चुका है, तो 90 से 12 महीने तक अगर डिफॉल्ट है नॉर्मल लोन के अंदर तो उसको हम सब स्टैंडर्ड मानेंगे कि भाई उम्मीद है आ सकता है, सब स्टैंडर्ड है। एक तो स्टैंडर्ड लोन है, हमने दे रखा है, वापिस आना है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें, उस पर आप प्रॉफिट बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्याज ले रहे हो प्रॉफिट में जा रहा है। 90 दिन तक उसने चुकाया ही नहीं तो उसको सब स्टैंडर्ड मान दो, उसका स्टैंडर्ड नीचे हो गया, सब हो गया। उसके बाद में डाउटफुल, फिर बैंक जो है 12 महीने के बाद में 12 महीने से अधिक भी पैसा नहीं चुका रहा है तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, डाउट आ गया भाई साहब कि अब पैसा देगा या नहीं देगा, तो ये डाउटफुल कंडीशन में डाल दो। ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको इस तरह से याद रखना है, ये प्रोसेस होती है। जब आप बैंक में काम करेंगे, काम करने के लिए जाएंगे, लोन्स देने होंगे और आप इन जो टर्म्स हैं इनसे रूबरू होंगे, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है कि आपके पास कितना सब स्टैंडर्ड लोन है, कितना आपके पास में डाउटफुल लोन है, कितना जो है आपने लॉस बुक किया है। लॉस बुक कैसे होगा, ऋण पूरी तरह से डूब चुका है और इसे बैलेंस शीट से हटा देता है, डाउटफुल भी नहीं रहा, 12 महीने भी नहीं, यहाँ पर कुछ लिमिट शायद तक 3 या 5 ईयर्स की है, ये यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ पर जो है वो लिमिट आप मुझे एक बार चेक करके बताएंगे कि लॉस कब बुक किया जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो है लॉस मान लिया जाता है। अब लॉस मान लिया तो क्या होगा, यहाँ के भी ये जो एक बार क्लासिफिकेशन हो गया, इस हिसाब से हमने जो फंड बनाया था ना, अभी हमारे फंड की बात हो रही थी, जो बैंक अपने प्रॉफिट से बनाता है उस फंड से इनकी रिकवरी शुरू हो जाती है, उस फंड से ये पैसा बैलेंस शीट के अंदर रिकवरी के लिए डाला जाता है। तो कितने टाइप के हो गया क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। नेक्स्ट हमारे पास में है कि ऐसे में जो है, ऐसे में कैटेगरीज बनाई जाती है यहाँ पर लॉसेस के लिए। ऐसे में फर्स्ट कौन सी होती है, देखिए पहले कोई भी लोन अगर आपने ईएमआई नहीं दिए, ब्याज नहीं दिए, ये तो पहले कहां पर जाता है, वो एसएमए कैटेगरी में जाता है। एसएमए पहला कौन सा होता है, 0 से 30 दिन निकल के किस्त नहीं जमा कराई, एसएमए 0 में है। एसएमए फर्स्ट हो गया 30 से 60 दिन, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में एसएमए 2 में डालेंगे,
61 से 90 दिन तक, और 90 दिनों से बाद में हमारा एनपीए हो गया। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एसएमए 0 आता है, उसके बाद में क्या आता है, एसएमए 1 आता है, उसके बाद में एसएमए 2 आता है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है डाउटफुल सॉरी सब स्टैंडर्ड, उसके बाद में हमारे पास में आता है, इसके बाद में सब स्टैंडर्ड, उसके बाद में क्या आता है, डाउटफुल, और फिर हमारे पास में आता है लॉस। यह आसान नहीं है बैंक के लिए। ऐसे में 0 1 से लेके 30 दिन, ऐसे में 1 30 से लेके 60 दिन, ये हो गया 61 से लेके 90 दिन, 31 से 60, और 90 सब स्टैंडर्ड कितना हो गया, 90 दिन से अगर ज़्यादा हो गया, डाउटफुल 12 महीने से ज़्यादा हो गया, और लॉस जो है फाइनली बुक किया जाता है। तो ये कैटेगरीज होती है जिसमें आपको भी लोन्स जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे कि मेरे पास में इतने केस हैं वो स्टैंडर्ड है, इतने जो हैं एसएमए इसमें एसएमए 0 है, इतने एसएमए 1 है, इतने एसएमए 2 है, उसके बाद में इतने सब स्टैंडर्ड चले गए हैं, इतने डाउटफुल हो गए हैं, और इतने में लॉस बुक हुआ है। जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है 2023, वो एसएमए अकाउंट्स की रिपोर्टिंग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमारा CRILC पर अनिवार्य है। और एसएमए की रिपोर्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एसएमए के बाद में लोन जो है ना वो एनपीए हो जाता है, और एनपीए है वो एक तरह से समझ लो कि लोन जो है लॉस की तरफ ही चला गया, वो पैसे बैंक से निपट गए, खत्म हो गए। तो इसलिए एसएमए कैटेगरी पे इनकी रिपोर्टिंग की जाती है और जल्दी से जल्दी इनको वसूल करने के लिए कहा जाता है। तो एसएमए की रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद में जो है ऑब्वियसली बैंक वालों को कैसे पता चलेगा, बैंक वालों को तो यही पता चलेगा ना, एसएमए 0 है, एसएमए 1 है, एसएमए 2 है, उसी हिसाब से वो लिस्ट निकालेंगे और प्रेशर करेंगे अपने जो कस्टमर हैं जिन्होंने लोन लिया है कि लोन चुकाओ एनपीए होने से पहले। उसके बाद में एनपीए के लिए प्रावधान, एनपीए के लिए प्रावधान क्या कर रखा है कि बैंकों को अपने लाभ से, अभी जो हम इतने फंड की बात कर रहे थे, ये जो फंड्स जो है वो एनपीए के लिए प्रावधान करना होता है कि मान लीजिए डूब ही गया, एनपीए में चला गया, तो उसके लिए क्या होगा, सब स्टैंडर्ड ऋण पर जो है 15 से 25% का प्रावधान। देखिए एसएमए 0 1 2 सब स्टैंडर्ड, फिर हमारे पास में आ गया डाउटफुल, और उसके बाद में आ गया लॉस। तो जैसे ही एसएमए 0 1 2 को पार करके सब स्टैंडर्ड बनता है, 15 से 25% का प्रावधान है कि भाई साहब अब आप जो है फंड में से 15 से 20% 25% तक जो है वो क्या करो, पैसा जो है इस पर्टिकुलर लोन्स के रिकवरी के लिए डाल दो उसके अंदर। डाउटफुल हो गया तो 25 से 100% जो है वो कितना समय हुआ है, क्या उसकी सिक्योरिटी है, उसके आधार पर फंड बनाया जाता है। और लॉस में तो 100% ही है, फिर तो आपको फंड पूरा का पूरा बना के उसमें पैसा डालना है। जैसे 100 करोड़ का डाउटफुल ऋण पर बैंक को जो है प्रावधान रखना होगा, ये आप एक तरह से रख लीजिए। इसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे आपके पास में 500 रुपए है, 500 रुपए हैं और आप कमाते हैं, मतलब जैसे आपके पास में सेविंग्स है, चलिए आपके पास में सेविंग है 10 लाख रुपए की, आप कमा रहे हैं, ठीक ठाक है। तो अब आपके दोस्त ने आपको बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे दे दे। तो आपने क्या किया, वो 2 लाख रुपए बैंक में से निकाल करके अपने दोस्त को दे दिए। ये 10 लाख रुपए आपने अपनी किसी स्पेशल किसी चीज के लिए बचा रखे थे, अब वो कितने हो गए, 8 लाख रुपए हो गए। अब आप ऐसे में 0 1 2 कैटेगरीज तक उसको फोर्स करते हो, भाई मेरा पैसा दे दे, मुझे वापस इसको 10 लाख बनाना है। अगर वो दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर क्या करते हो, आप अपने डेली एक्सपेंसेस को कम करते हो और हर महीने जो है कुछ ना कुछ बचत करके उसको 10 लाख तक वापस लेके जाते हो। मोटा मोटी कहानी यही है, यही जो है प्रावधान होते हैं कि जैसे जैसे डूबता दिखता है तो अपने प्रॉफिट में से उसको भरना शुरू कर दो। नेक्स्ट है एनपीए प्रबंधन के तरीके। अब एनपीए है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग लोन ले लेते हैं उसको नहीं चुकाते हैं, तो बैंकिंग के लिए ये बहुत बड़ी हेडेक है। तो ऐसे केस में बैंक ने क्या नियम से यहाँ पर रखे हैं, ये है SARFAECI यानी सरफेसी एक्ट जो है 2002 का। ये नियम क्या कहते हैं कि बैंक जो है अधिकार देते हैं कि बिना कोर्ट की अनुमति के भी डिफॉल्टर की संपत्ति को यहाँ पर जब्त कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, कोई चीज गारंटी रखी, तो उसको कोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आकर के वहां पर उसको जब्त कर सकते हैं। संपत्ति को बेच करके ऋण की वसूली की जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि 1 लाख से अधिक हो और बैंक जो है उसके पास गिरवी रखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC 2016 है। ये क्या है, ये एनपीए को, जो एनपीए जो पैसा हो चुका है, जो लोन हो चुका है, उसको क्या
बोलती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दायर कर सकते हैं, उसके ऊपर केस चला सकते हैं कि इन्होंने ये हमारा पैसा नहीं चुका रहे हैं। यहाँ पर 180 से 270 दिन के भीतर जो है इसका रेजोल्यूशन हो जाता है, या फिर अगर आपने कोई चीज गिरवी रख रखी है किसी ने तो उसकी बिक्री का आदेश मिल जाता है। और समाधान नहीं होता है तो कंपनी को लिक्विडेट या बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर कंपनी नहीं है, लोन को बंद कर दिया जाता है। या ऐसी कंपनी है जो लोन नहीं दे पा रही है, जिसने किसी बहुत सारा पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद में भी लोन नहीं चुका पा रही है, तो उस कंपनी को बंद करके उसकी नीलामी करके पैसा चुका लिया जाता है। उसके बाद ये किस लिए है, ये यहाँ पर जो है कंपनीज के लिए लागू होता है, ठीक है, सिर्फ कंपनीज के लिए लागू होता है। नेक्स्ट है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये नियम जो है ये 20 लाख से अधिक के ऋण वसूली के मामले में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। आम आदमी के लिए यहां पर जाएंगे, कंपनीज के लिए यहां पर जाएंगे, ठीक है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डिफॉल्टर को जो है रिकवरी नोटिस जारी कर सकता है कि आपका बैंक का बकाया है, आप इसको जमा करा दो, नहीं तो आपके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। या फिर लोक अदालतों में जा सकते हैं, अगर 10 लाख से छोटे मामले हैं जो नॉर्मल लोक अदालतों में जा सकते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। कहीं सुना होगा आपने कि फलाने ने मोबाइल खरीदा ईएमआई पे और उसके पैसे नहीं चुका पाया, तो जो सेटलमेंट हो गया, कंपनी ने बोल दिया, बैंक ने बोल दिया कि भाई साहब आपने लोन जो है 12,000 का लिया था, अब आप 6,000 ही चुका दो तो हम इसको जो है सेटलमेंट कर देंगे। वन टाइम सेटलमेंट ये जो है कम रकम पर समझौता करता है। जैसे 1 करोड़ का लोन दे रखा है तो 60 लाख में समझौता कर दिया कि भागते भूत की लंगोटी भली, जो आए वही निकाल लो। नेक्स्ट हमारे पास में आरबीआई के नियम जो है वो क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है उन्होंने जारी कर रखे हैं। आरबीआई दिशा निर्देश 2019 बैंकों को एनपीए पहचानने और प्रावधान बनने के लिए सख्त नियम किए गए हैं। और स्मार्ट जो है पोर्टल बनाया गया है, स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकवरी ट्रैकिंग पोर्टल। सिंपल सी बात है, स्ट्रेस्ड वो जो एसेट्स हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, वो लोन जो वापस नहीं आ पा रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना और उनकी रिकवरी को ट्रैक करना, इसके लिए उन्होंने एक स्मार्ट पोर्टल बना दिया। उसके बाद में कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चरिंग, कर्जदार कंपनी के ऋण को पुनर्गठन किया जाता है। बैंक जो है ब्याज की दर जो है वो कम कर सकता है, ऋण की अवधि बढ़ा सकता है, या फिर कर्ज का एक हिस्सा माफ कर सकता है कंपनीज के लिए, ताकि जो कंपनी जो कॉर्पोरेट ने पैसा ले रखा है उससे निकलवाया जा सके। दूसरा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं जैसे ARCIL, ये बैंकों से जो है एनपीए खरीद कर उन्हें रिकवर करती है। बहुत सारी कंपनी जैसी होती है जो उनको पता चलता है ये लोन जो है वो चुकाया नहीं जा रहा, तो वो एनपीए किसी को बेच देते हैं। फिर वहां पर धमकी भरे लेटर्स आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत भरी बातें शुरू हो जाती है, वो धमकाते हैं कि आपका लोन है, आपको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंकों को क्या मिलता है, 15% कैश मिल जाता है और 85% की सिक्योरिटी मिल जाती है जो कंपनी इसको खरीद रही है उसकी तरफ से। राइट ऑफ जो होते हैं उसके अंदर बैलेंस शीट से उस लोन को हटा देते हैं, लेकिन रिकवरी का प्रयास फिर भी जारी रखते हैं। उसके बाद में कोविड-19 के टाइम में हमने देखा था मोरेटोरियम जो है वो ऋण का अवकाश इन्होंने दिया था, पहली बार लागू हुआ था ये, मतलब पहली बार, पहले भी हुआ होगा आई डोंट नो, बट ये जो है ऋण का अवकाश क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अवधि तक जो बैंक्स जो है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो ईएमआई आ जानी थी उसको आप 6 महीने बाद के लिए स्ट्रक्चर कर दो, उसको बोलते हैं यहाँ पर लोन मोरेटोरियम। मोरेटोरियम के बावजूद भी एनपीए बन सकता है, बिल्कुल, अगर वो अवधि खत्म हो गई फिर नहीं चुकाया तो एनपीए बन सकता है। उसका जो है प्रबंधन का प्रभाव उच्च बैंकों पर, एनपीए जो है अगर ज्यादा होगा तो मुनाफा कम होगा, मुनाफा कम होगा तो शेयर की कीमत बैंकों की गिर जाएगी, बैंकों की साख कम होगी, पूंजी की कमी होगी, सरकार बैंकों को पूंजी देती है और अगर ये पूंजी ज्यादा देगी तो सरकार पे प्रेशर आएगा। अर्थव्यवस्था जो है, अगर एनपीए ज्यादा हो रहे हैं तो नए लोन नहीं देंगे, नए लोन नहीं देंगे तो लोगों के जो बिजनेस जो शुरू करने वाले हैं बेचारे लोन लेकर के, उनके ऊपर जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसके बाद में हमारी बैंकिंग के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। अब तक हमने बैंकिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ ली थी। कोर बैंकिंग, नॉर्मल जो हम डेली हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं ब्रांच में जाकर के खुलवाते हैं, वो कोर बैंकिंग होते हैं। इंटरनेट से इनके सर्वर एक जगह से जुड़े होते हैं जिससे ग्राहक किसी भी शाखा या चैनल से सेवाएं ले सकते हैं, आप किसी भी ब्रांच में जाकर के ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। इसकी तकनीकी संरचना कैसी होती है, कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन बनाया होता है जो सॉफ्टवेयर, लेन देन, अकाउंट मैनेजमेंट ये सब काम करता है और इनका एक डेटा सेंटर होता है सेंट्रल। ये एनीवेयर बैंकिंग, ये जो रियल टाइम अपडेट, ये सारी चीजें जो हैं वो आप
डेली लाइफ में देखते ही हैं, जो नॉर्मल बैंकिंग है वो कोर बैंकिंग है। उसके बाद में मोबाइल ब्रांच बैंकिंग, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ऐसी ब्रांच। तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा वैन के अंदर एक बैंक चल रही है, या फिर कई कई जगहों पे ऐसा भी सिस्टम है कि गाँव के अंदर पर्टिकुलर की संडे को जो है इस गाँव के अंदर ये वैन जाएगी और बैंक कार्य से रिलेटेड जितने भी गाँव के लोगों का काम है वो करेगी, मंडे को फिर दूसरे गाँव में चली जाएगी। इस तरह की वैन्स बना करके अगर सेवाएं दे रहे हैं तो मोबाइल ब्रांच बैंकिंग, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कब मिला था, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो अकाउंट खुला था तो बैंक वाले गांव में आए थे अकाउंट खोलने के लिए, विच इज काइंड ऑफ मोबाइल ब्रांच बैंकिंग। ये बैंकिंग सेवाओं को वाहन, वैन या बस के माध्यम से जो है वहां पर जाती है। कनेक्टिव वैन होती है सैटेलाइट्स वगैरह से, ये खाते खोलती है, नकदी जमा करती है, निकासी करती है, लोन के एप्लीकेशन लेती है, बीमा बेचती है और फाइनेंशियल एजुकेशन भी लोगों को देती है। इससे ज़्यादा आबादी जो है वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ती है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, भारतीय स्टेट बैंक की घर घर बैंकिंग सेवा थी, ये सारे मोबाइल बैंकिंग के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रांच लेस बैंकिंग। अब आजकल ऐसे बैंक्स भी आ चुके हैं जैसे पेटीएम बैंक है, एयरटेल बैंक है और भी बहुत सारे बैंक है जिनमें कोई ब्रांच नहीं है। आप मोबाइल पे अपना अकाउंट खुलवाते हो, पैसे का लेन देन करते हो, आपको कोई भी जरूरत होती है आप कॉल करो, वीडियो कॉल से आपकी केवाईसी हो रही है। तो ये ब्रांच लेस बैंकिंग के यहाँ पर एग्जाम्पल है। इसके अंदर बिजनेस कोरेस्पोंडेंस भी दिया था। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस वो क्या होता है, वो स्थानीय दुकानदार एजेंट जो बुनियादी सेवाएं देते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस इस तरह से मान लीजिए एयरटेल बैंक जो है उसकी कोई ब्रांच तो नहीं है, लेकिन आपको जो एयरटेल के रिटेलर डीलर जो होते हैं ना, वो उन पे जाकर के आप उनकी कुछ सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो वो लोग क्या है यहाँ पर, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है यहाँ पर। ये जो है बायोमेट्रिक से भी लेन देन हो सकता है, यूपीआई भी है, कम इसका जो है लागत है। उसके बाद में ये एग्जांपल्स हैं, ये देखना आप। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है कोर बैंकिंग का भी एक पार्ट मान सकते हैं, ब्रांचलेस का भी पार्ट है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती है, जैसे एटीएम है, या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, या फिर योनो भीम यूपीआई जो चला रहे हैं, एटीएम, जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर आता है। इसके अंदर वन टाइम पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी जो क्या बोलते हैं चीज़ें होती है, जिससे ग्राहक को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। कि मान लीजिए आपको खाता नंबर याद है लेकिन आपके पास ओटीपी भी होना चाहिए, इसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट भी लगना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है कि जिस इंसान का खाता है वही इसमें लेन देन कर रहा है। एसएसएल ये एनक्रिप्शन है, बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डेटा होता है उसका एनक्रिप्शन होता है, ऐसे नॉर्मल मैसेज की तरह नहीं होता है कि हम कोई भी उसको खोल करके पढ़ ले। नेक्स्ट है बिजनेस फैसिलिटेटर्स और कोरेस्पोंडेंट्स। ये क्या होता है, हमने पहले भी अभी देखा है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो होते हैं, फैसिलिटेटर वो होता है जो कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग की सेवाओं का प्रचार करता है, वो फैसिलिटेटर होते हैं। और कोरेस्पोंडेंट वो होते हैं जो सेवाएं देते हैं बैंक के बिहाफ पे। जैसे एसबीआई मैनी बैंक खुली हुई है, वो कौन है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है। लेकिन कोई इंसान जाके एसबीआई की तरफ से बीमा बेच रहा है, वो क्या है, फैसिलिटेटर है। ये क्या है, ये बैंकों को ग्रामीण और जनता के बीच में जोड़ते हैं, राजस्व का भी साझाकरण करते हैं। जैसे किराना की दुकान है, किराने की दुकान में आपने एयरटेल का क्या ले लिया, एयरटेल बैंक की एक छोटी सी ब्रांच ले ली, तो आप किराने की दुकान भी चला रहे हैं, लेकिन आप एयरटेल बैंक के क्या बन गए, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट भी बन गए। नेक्स्ट हमारे पास में फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि ये जो सरकार ये ध्यान में रखती है कि सभी वर्गों को, विशेषकर जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको सस्ती वित्तीय सेवाएं जो है वो प्राप्त हो, इजीली वो जाके किसी भी बैंक में पैसा जमा करवा सकें, बचत मिल हो जाए उनकी, उनको लोन सस्ते में मिल जाए, उनको बीमा मिल जाए। इसलिए वित्तीय समावेशन की जरूरत है। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीरो बजट के अंदर जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल रहा है, इजीली एक्सेसिबल हो रहा है लोगों को। मुद्रा योजना, छोटे मोटे अगर आपको कोई काम धंधे करने हैं उसके लिए कम सिक्योरिटी पे लोन दे रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है लोगों का। नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया, ये एससी और एसटी महिलाओं की, एससी और एसटी से बिलोंग करने वाली जो महिलाएं हैं उनको क्या कर रही है, उनकी उद्यमियों को, उनके बिजनेसेस को सहायता दे रहे हैं। तो ये भी हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों को इंक्लूडन करो, उनको ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ, समावेश करो उनको। और आधार से जुड़े हुए खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन है। कैसे, सब्सिडी से क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, सब्सिडी तभी आएगी जब अकाउंट खुलवाओगे, अकाउंट
खुलवाया है तभी सब्सिडी आएगी। अकाउंट खुलाया है इसका मतलब आप मुख्य धारा के बैंकिंग सिस्टम में आए हो, कहीं ना कहीं आपका प्रवेश हुआ है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस जो है गरीब और निम्न आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनको छोटे छोटे ऋण देना, बचत और बीमा सेवाएं प्रदान करना, ये एक तरह का माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर वो भी आता है जब आप जाकर के किस्तों के अंदर फोन लेकर के आते हैं, विच इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस। बहुत सारी कंपनीज है ना, जैसे बजाज की है, और ये सब चीजें आपको छोटे छोटे लोन्स देती है जिससे आपके रोजमर्रा के काम पूरे हो, बचत और बीमा सेवाएं भी यहाँ पर मिलती है जनरली। तो अब जो माइक्रो फाइनेंस है उसको दो कैटेगरीज के लिए स्पेशली डिवाइड किया गया है, ताकि दो तरह के ग्रुप बनाए गए हैं जो माइक्रो फाइनेंसिंग की हेल्प लेकर के अपने आप को सुधार सके। इसके अंदर पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जनरली महिलाओं का एक ग्रुप होता है, इसमें 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। ये एक अनौपचारिक समूह होता है जो नियमित बचत, आपसी ऋण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठित किया जाता है। यानी 10 से 20 औरतें यहाँ पर मिलकर के अपनी फाइनेंशियल स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या कर रही है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है। ये लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी रकम जमा करते हैं। 10 औरतों ने अपनी जो है डेली के 50 रुपए जमा करते हैं, तो 10 औरतें करेगी तो 500 रुपए हो जाएंगे। फिर जिसको जरूरत पड़ रही है उसको जाकर के वो क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अभी उन 10 में से सब लोग जमा कर रहे हैं, एक औरत को अचानक 5,000 रुपए की जरूरत पड़ी, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है तो क्योंकि वहां पर डेली के 500 रुपए जमा हो रहे हैं तो उनके पास अच्छी खासी जमा पूंजी होती है, वो 5,000 उसको दे देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है? जो उनसे ब्याज आएगा, जो वो औरत 5,000 रुपए लेकर के गई है, जो ब्याज लेके देगी उसके साथ में, उनसे उनका भी मुनाफा हो जाएगा और उसका भी काम निकल जाएगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्पेशली ये मकसद है महिलाओं के लिए। इनका काम क्या होता है? गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण हो जाए, सामुदायिक विकास हो जाए। इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है? समूह का पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप रजिस्टर करवाते हैं, फिर उसमें नियमित बचत करते हैं, आपस के अंदर ऋण देते हैं और बैंकों से भी आप ऋण ले सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा नहीं है कि सब 5-10 औरतें मिलकर के दोस्त बन गई। ये जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है ऑन पेपर, ठीक है। उसके बाद में जो है इससे योजनाएं, सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे कर रहे हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना जो आई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM, इसमें क्या हुआ था कि ऐसे जिसके माध्यम से स्थायी आजीविका जो है वो प्रदान करने का काम किया गया था। प्रत्येक परिवार से कम एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने का जो है यहाँ पर प्रयास किया गया था। बैंकों के लिंकेज कैसे हुआ? 1992 में नाबार्ड ने इसको प्रमोट किया। उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, उनको बैंकों से कई बार बिना गारंटी के भी ऋण मिल जाता है, तो ये प्रमोशन हो गया एक तरह का। बिना गारंटी के ऋण मिलेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। जैसे 1 लाख तक का ऋण जो है समूह की साख के आधार पर मिल जाता है। आपने 10 औरतों का समूह है और आपकी गुडविल है, आपकी अच्छी गुडविल है, तो इसके आधार पर आपको लोन मिल जाएगा बिना किसी गारंटी के। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, वो शून्य बैलेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप को अकाउंट खुलवा करके देती है, ये भी एक तरह का है। आम आदमी के लिए तो थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी है। दूसरा हमारे पास में ग्रुप आता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी JLG। ये 4 से 10 सदस्यों का समूह होता है जो सामूहिक रूप से बैंक या माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट से ऋण लेते हैं और जॉइंट लायबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक के डिफॉल्ट करने पर पूरा समूह जिम्मेदार। आप यहां से 10 लोग जिन्होंने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया, 10 दोस्तों ने मिलकर के, और सब ने जाकर के बैंक को बोला कि ये हमारा ग्रुप है और इस ग्रुप को ऋण दे दीजिए। ग्रुप को ऋण मिलता है तो इसकी किस्त चुकाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। ये किस लिए काम आता है? छोटे किसान है, भूमिहीन मजदूर है और ग्रामीण उद्यमी है, मिलकर के गए, लोन लिया, आपस में लोन बांटा, अपना कुछ छोटा मोटा 5 लोग मिलके काम करना चाहते हैं, ग्रुप बनाया, बैंक से पैसा लिया, अपना धंधा शुरू कर लिया, वो जो है यहाँ पर JLG की है। ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं के लिए था प्राइमरीली। और इसमें दोनों में अंतर क्या है? ये जो है ना, ये आपस में भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए 10 औरतों की अपनी बैंक है, अपने पैसे जमा करा रहे हैं, उस जमा पैसे से ही लोन दे रहे हैं, ये इसके लिए नहीं है, ये सीधा बैंकिंग से रिलेटेड है। इसमें आप लोग जाकर के आपस में जमा और ये खेल नहीं खेल रहे हैं, आपको बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों के सस्ते जो ऋण है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ पर जो है समूह का पहले गठन होता है, आप अपना जो ग्रुप है उसको रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद में माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है उसके साथ समझौता करते हैं पैसे लेने के लिए, सामूहिक ऋण मिलता है और उपयोग जो है वो सभी लोग करते हैं।
कोई धंधा खोल लिया साथ में मिल करके, या मान लीजिए 1 लाख का लोन लेकर के 20-20 हजार की जरूरत सबको थी तो वैसे ले लिया, और उसको साथ में चुकाने की जिम्मेदारी भी सभी की है। अब नाबार्ड भी इसको हेल्प करता है, कैसे करता है, बिना जमानत के ऋण देता है, 1 से 3 लाख तक फसल चक्र के आधार पर जो है ऋण मिलता है, केसीसी बनती है आप जानते हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है किशोर, शिशु और तरुण श्रेणियों में जो है 10 लाख तक का ऋण यहाँ पर देती है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी वैसे भी काफी लंबी हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट आपके सिलेबस का इसमें कवर हो गया है। अब हमारे पास में ज्यादा चीजें नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट और नाबार्ड एक्ट है, 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम हम कर लेंगे। और वो लोग जो साथ में कंटिन्यूअसली क्लास देख रहे हैं शुरुआत से, वो अपने नोट्स बना लीजिए। जो नहीं बना पा रहे हैं वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कैसे उनको नोट्स प्रोवाइड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।